अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली है और आप हमारा यूट्यूब चैनल इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज देख रहे हैं। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और ये जो जैसे आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है, हमेशा लोग कॉल करते हैं मुझे यूके का वर्क परमिट चाहिए, मुझे यूके का वर्क परमिट चाहिए। तो आज हम यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप यूके का वर्क वीज़ा ले सकते हैं और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैसे यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, ये इनके दो स्टेप हैं। एक स्टेप तो ये है कि सबसे पहले जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, जॉब ऑफर लेटर देगा, उसके बाद वो होम ऑफिस को अप्लाई करता है फॉर द पर्पस टू obtain कॉस्ट लेटर, COS लेटर, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर हिज एम्प्लॉय। तो वो अप्लाई करता है और कॉस्ट लेटर जो जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में लोग उसको वर्क परमिट ही कहते हैं, वो होम ऑफिस इशू करता है। फिर उसके बाद जो वो कॉस्ट लेटर आता है, उसके बाद आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं। और वीज़ा प्रोसेस में डिटेल्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि आपने प्रोवाइड करने होते हैं होम ऑफिस को, और होम ऑफिस एप्लीकेशन प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद वो वीज़ा इशू करता है 2.5 से 3 साल के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉस्ट लेटर वो आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि मैं जॉब ऑफर ले कैसे सकता हूँ, कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो यूके में हर कंपनी आपको जॉब ऑफर नहीं कर सकती। ये सिर्फ वो कंपनीज करती हैं जिनके पास ओवरसीज हायरिंग का लाइसेंस हो, वो जिसको स्पॉन्सर्ड कंपनीज कहती हैं। वो कंपनीज जो हैं उनकी लिस्ट होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। सिर्फ वही कंपनीज बाहर से हायरिंग कर सकती हैं। उन्होंने लाइसेंस लिया होता है कि मुझे ओवरसीज हायरिंग की क्यों ज़रूरत है, तो उनके पास लाइसेंस होता है। अगर आप अप्लाई करते हैं और वो आपका इंटरव्यू करते हैं और उनको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो फिर वो आपको ऑफर लेटर सेंड करते हैं। ऑफर लेटर आप साइन करते हैं तो फिर वो आपके लिए कॉस्ट लेटर के लिए अप्लाई करता है। कंपनी खुद करती है, होम ऑफिस एम्प्लॉयर को कॉस्ट लेटर इशू करता है और फिर एम्प्लॉयर आपको वो कॉस्ट लेटर देता है और फिर आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो ये जनरल ओवरव्यू में आपको बता रहा था कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। अक्सर लोग पाकिस्तान में कॉल करते हैं मुझे वर्क परमिट चाहिए, मुझे वर्क परमिट चाहिए। तो आज मैं उन लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन लेके आया हूँ जो कहते हैं कि मुझे वर्क परमिट चाहिए, क्वालिफिकेशन उनकी कोई अच्छी खासी नहीं होती, और असल में जो यूके में वर्क परमिट इशू होते हैं, ओवरसीज़ जो हायरिंग करती हैं, अगर उन्होंने इतना खर्चा किया होता है, ओवरसीज़ लाइसेंस लिया होता है, तो वो फिर बेस्ट लोगों को ही हायर करेंगे। वो तो हर बंदे को फिर वर्क परमिट नहीं देंगे, वो उन लोगों को देंगे जो उनकी कंपनी को फ़ायदा दे सके। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो कि वर्क वीज़ा ऑफर करते हैं, वर्क परमिट ऑफर करते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं। और वो भी सेम कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपकी फील्ड है उसमें आपको जॉब देते हैं, कॉस्ट लेटर इशू करते हैं, फिर वीज़ा प्रोसेस होता है। तो हमारे पास इस तरह की लिंक्स में कुछ कंपनीज तो हैं, लेकिन फिर भी एक असेसमेंट हम करते हैं और उस असेसमेंट के बाद जो है वो हम फिर उस बंदे को बताते हैं और उस एम्प्लॉयर से रब्ता करते हैं और फिर वो इसका जो है प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्ट लेटर जेन्युइनली हासिल करना चाहते हैं तो फिर इसका यही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप जो हैं वहाँ पे स्पॉन्सर्ड कंपनी को अप्रोच करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में लोग जॉब ढूंढते हैं, वो आपको वहाँ से ऑफर लेटर सेंड करेगा, कॉस्ट लेटर फिर इशू करवाएगा, फिर उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। अच्छा, लोगों के जहनों में क्वेश्चन होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। होम ऑफिस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो एम्प्लॉयर बाहर से एम्प्लॉय हायर करता है, वो जिस डिजिग्नेशन के लिए हायर करता है, तो उसकी प्रोफाइल उससे मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जॉब कोई और उसकी रिक्वायर्ड हो और यहाँ पे जो बंदा हो वो कोई और हो और उसको उसमें कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो वो एक प्रोफाइल बंदा जो उसको वहाँ पे चाहिए, उस जॉब रिलेवेंट कम से कम उसकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन ना हो, एटलीस्ट इसकी स्किल्स वगैरह उस रिलेवेंट होनी चाहिए।
और फिर शॉर्टेज लिस्ट ऑफ जो ऑक्यूपेशन है उसमें उसकी सैलरी जो हो वो उससे मैच करती हो, और वो उसकी भी एक लिस्ट है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखते हैं, आपकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपकी मेंटेनेंस फंड्स अगर एम्प्लॉयर ने वहाँ पे टिक नहीं किए हैं तो वो देखते हैं आपके पास होने चाहिए। और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इसका बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। उन लोगों के लिए तो बहुत ईजी है जो कि थोड़े बहुत क्वालिफाइड हो, क्योंकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो है UKVI IELTS जनरल ट्रेनिंग टेस्ट। वो टेस्ट दिया जाता है, उसमें स्पीकिंग और लिसनिंग में आपके कम से कम 4 बैंड से नीचे ना हो आपके बैंड्स, और ओवरऑल आपके 4.5 बैंड्स। रीडिंग और राइटिंग वो इग्नोर करते हैं, उसकी कोई ख़ास इस तरह ज़रूरत उनको नहीं होती, लेकिन वो टेस्ट भी देना होता है, हर हाल में देना होता है। कम से कम उसमें आप 3 बैंड्स लाएँ, बेशक कोई मसला नहीं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। अगर आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग अच्छी है तो फिर वो जो टेस्ट होता है IELTS का वो आपने देना होता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो है TB टेस्ट का। TB टेस्ट आपने भी देना है वीज़ा प्रोसेस के लिए, और TB टेस्ट आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा आप 18 ईयर प्लस होने चाहिए, और फैमिली आप अपने साथ ले जा सकते हैं, अपनी स्पाउस और अंडर 18 बच्चे आप साथ लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जब आपका वीज़ा वहाँ पे 2.5 साल बाद 3 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालते हैं, और वो फिर 2.5 साल मज़ीद एक्सटेंड होता है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो होती हैं वो सारी फैमिली और आपको मिलता है परमानेंट रेजिडेंसी, और उसके ऊपर आप 1 साल तकरीबन गुजारे। उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो आप और आप फैमिली जो है ना वो ब्रिटिशर्स हो जाते हैं, उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप की पासपोर्ट मिल जाती है। तो ये जस्ट UK वर्क वीज़ा था। UK वर्क वीज़ा हम डील करते हैं, लेकिन काइंडली एक बात नोट करें कि हमें तंग ना करें। इस सिलसिले में बहुत कॉल आती हैं और कहते हैं कि डन बेस डन बेस डन बेस, पाकिस्तानियों की ये डन बेस सुन सुन के मेरे कान पक गए। इस तरह नहीं होता, ये डन बेस ही होता है। जो टर्म आप लोगों को ये एजेंट्स लोगों ने सिखाया होता है, डन बेस डन बेस डन बेस, ये इसी तरह ही है। ये सारी क्रेडिबल सोर्सेज से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आप हमसे वर्क परमिट और वर्क वीज़े के बारे में क्वेश्चन करने आते हैं तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में समझा देता हूँ, प्लीज़ पे तंग ना करें आप जब कॉल करते हैं। इसमें ये होता है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले कॉस्ट लेटर इशू होता है। तो जो कॉस्ट लेटर जो इसके लिए कंपनी अप्लाई करती है वहाँ पर UK में, तो होम ऑफिस उससे लीगल फीस चार्ज करते हैं कॉस्ट लेटर के लिए। वो एप्लीकेशन देते हैं आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे, आपकी सारी क्रेडेंशियल्स वहाँ पर होम ऑफिस को पेश करके, तो वो सारे होम ऑफिस को जाते हैं, होम ऑफिस उनसे फीस चार्ज करती हैं, और फिर उसके बाद कॉस्ट लेटर इशू करते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, लोग डन बेस कर रहे होते हैं। अगर मैं एक डन बेस पे चला भी जाऊँ और किसी के लिए वहाँ से कॉस्ट लेटर इशू भी करवाऊँ और ऑफिस में लाऊं, और कल बंदे को मैं खालों पे खाले करता रहूँ, तो मैं क्या करूँगा फिर? ये तो मेरे ऊपर आ गया खर्चा। तो मैं 2000-2500 पाउंड कहाँ से कर लाऊंगा? तो ये जो खर्चे होते हैं इनिशियली हम थोड़ा बहुत चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से कॉस्ट लेटर इशू होता है जिसके ऊपर कंपनी का खर्चा आता है, तो इसलिए हम चार्ज करते हैं। बाकी जब कॉस्ट लेटर आ जाता है बाकी पेमेंट हम चार्ज करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली मेहरबानी करें, ये चीज़ समझ लें कि अगर आपको डन बेस जहन में है और मेरे पास आ रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करें, ना मुझे कॉल करें ना मेरे पास मेरे ऑफिस आए। अगर आपको सही तरीके से हमारे साथ चलना है तो फिर आप बेशक हमें कॉल करें, हम आपको पूरा समझा देंगे कि अगर जो मैं इनिशियली आपको चार्ज करता हूँ वो इस चीज़ के लिए चार्ज करता हूँ कि हम भी वहाँ पे आगे होम ऑफिस को पे करते हैं। अगर इन केस मैं फेल हो जाता हूँ आपको एक कॉस्ट लेटर इशू करवाने में, देन आपके जितने भी पैसे हैं वो 100% रिफंडेबल है, इसमें कोई कटौती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं थोड़ा सा तरीक़ेकार आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले कास्ट लेटर के लिए अप्लाई किया जाता है होम ऑफिस को, जिसको आप वर्क परमिट कहते हैं। वो टाइम लेता है 3 to 4 वीक्स। वो 3 to 4 वीक्स में वर्क परमिट कास्ट लेटर आ जाता है। कास्ट लेटर के बाद फिर अप्लाई किया जाता है वीज़ा के लिए।
तो वीज़ा के ऊपर भी 3 to 4 वीक्स लगते हैं, तकरीबन ये 2 महीने का टाइम लगता है, 2 to 3 मंथ्स जहन में रखें, इतना टाइम लगता है। मेरे ख्याल में इस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें सारी बताई है, और आप हमारे साथ अगर रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप जनरल खुद जाना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प एंड गाइड, आपको गाइड एंड असिस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसमें हम थोड़ी सी मिनिमल सी फीस चार्ज करते हैं गाइड एंड असिस्ट करने। अगर आप खुद वहाँ से कॉस्ट लेटर मंगवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो हम उसमें गाइड करते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें, जो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं कि हम आपके लिए वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढें और वहाँ पे जॉब ऑफ़र आपके लिए मंगवा लें और फिर कॉस्ट लेटर इशू करवाएं, तो ये कॉस्टली है, ये जहन में रखें, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर हमारे साथ रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में हमें याद रखिए।